हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डैम सेफ्टी बिल के बारे में। ये इस बिल का नाम तो है वैसे डैम सेफ्टी बिल 2019, पर ये अभी रिसेंटली विंटर सेशन में अभी इसका पास करा गया है। राज्यसभा ने पास करा है, लोकसभा ने इसको 2019 में पास कर दिया गया था। फिर उसके बाद कुछ और रिकमेंडेशंस थी क्या थी, तो उसके चक्कर में डिले होते होते अब ये फाइनली राज्यसभा ने पास करा। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने पास करा है। अब आपको लग रहा हो कि ये तो 2019 से ही जर्नी है, पर अगर हम इसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे तो 1980s से प्लान करा जा रहा है ऐसे बिल के बारे में। इस बिल को फिर 2010 में भी ट्राई करा गया था, फिर लेकिन लैप्स हो गया था जब हाउस, फिर उसमें कुछ चेंजेस हो गए थे। 2018 में भी ट्राई करा गया था, फिर वहां पे आपका हाउस आपका ओवर हो गया था। तो फिर करते करते अब फाइनली जाके मतलब अराउंड 30 से ऊपर ज्यादा साल हो गए हैं, 35 साल के अराउंड हो चुके हैं इस बिल को पास करने में। तो ये काफी लैंडमार्क बिल माना जा रहा है। तो अगेन आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बिल के फीचर्स क्या हैं, इस बिल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इश्यूज है, इंडिया में डैम्स का सिनेरियो क्या है। तो ये मैं पूरा लेक्चर कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ डैम सेफ्टी बिल 2019। और साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है आपका, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे डैम्स के बारे में आप न्यूज सुनते रहते होंगे। तो अगेन दिस बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट का आपका जो हो गया, वाटर का रिलेटेड टॉपिक हो गया, उस कंटेक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉलिटी रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अंडर द कंसर्न्स। तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा ने अभी रिसेंटली पास करा है। अभी रिसेंटली इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस भी करा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। और अभी लोकसभा ने इसको पहले पास कर दिया था। अब इसकी ब्रीफ टाइमलाइन देखते हैं कि कब से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने बताया था कि 34 ईयर्स के अराउंड इसको लग गए हैं। तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक कमेटी ने, कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, मतलब ये 1980s के स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, पर उसको भी रिपोर्ट सबमिट करने में काफी साल लग गए थे। तो 1986 में इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी थी, एंड इन दैट it recommended a unified safety procedures for all the dams and suggested a legislative framework for dam safety। तो उसने रिकमेंड करा था कि डैम्स के साथ इशू है, क्योंकि काफी सारे डैम्स हो गए थे, उनको भी साल हो गया था, 100 साल से ऊपर भी हो गए थे। तो इस वजह से उसने बैकग्राउंड में सजेस्ट करा था कि इंस्टेड ऑफ ईच स्टेट हैविंग इट्स इंडिविजुअल फ्रेमवर्क, देयर शुड बी अ कॉमन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, जो कॉमन हो, कॉमन स्टैंडर्ड सेट करे इंश्योर करने के लिए। क्योंकि कुछ डैम तो चलो हैं आपके, वो तो एक स्टेट को ही बिलोंग करते हैं, पर कुछ डैम ऐसे भी हैं जिससे जो वाटर रिलीज होता है वो 2-3 स्टेट्स में जाता है। तो उस कंटेक्स में इंटर रिवर्स एज वेल एज इंट्रा रिवर्स, दोनों के कंटेक्स में को डील करने के लिए एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क होने चाहिए। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो एफर्ट्स रहे थे, इन स्पाइट ऑफ द रिकमेंडेशन बाय दिस कमेटी टू हैव अ यूनिफाइड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, जो स्टार्टिंग में एफर्ट्स रहे थे वो स्टेट्स के अपने लेवल पे ही रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लेवल पे ही इनिशिएटिव्स लिए थे, सेंटर की तरफ से कोई ज्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं था, कोई एफर्ट नहीं थे। तो बिहार ने जैसे डैम सेफ्टी एक्ट 2006 में इनेक्ट करा था। इस आर्टिकल को प्रिपेयर करने के लिए मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, आपका द हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे और पीआरएस की वेबसाइट भी रेफर करिए। तो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ही बताया था बल्कि कि डैम सेफ्टी एक्ट आपका स्टेट ऑफ बिहार ने इनेक्ट करा था। पर उसके बाद भी लेकिन ओवरऑल आपका जो डिमांड थी, जो प्रेफरेंस थी, वो एक नेशनल फ्रेमवर्क की थी। तो स्टेट्स आपकी डिमांड करती रहती थी, एंड इन फैक्ट इन 2007 आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल दे पास रेजोल्यूशन, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करा पार्लियामेंट को कि एक डैम सेफ्टी के लिए एक लॉ बनाना चाहिए, यूनिफाइड लॉ बनाना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल ने 2007 में रेजोल्यूशन पास करा था। 2006 में बिहार ने अपने लेवल पे एक एक्ट को इनेक्ट करा था। उसके बाद उस बैकग्राउंड में तब वहां पे उन रेजोल्यूशन के पास होने के बाद जो वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने रेजोल्यूशन पास करे थे, उसके बाद डैम सेफ्टी बिल 2010 ये आपका इंट्रोड्यूस करा गया था लोकसभा में अंडर आर्टिकल 252। अब अगेन ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट पूछ सकते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर इनिशियली आपका डैम सेफ्टी बिल इंट्रोड्यूस करा था। आर्टिकल 252 डील्स अलाउज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स which will apply to those states that pass a resolution requiring such law। ठीक है, इट अलाउज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट विच विल अप्लाई टू दो स्टेट्स दैट पास अ रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग सच लॉ। रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने रेजोल्यूशन पास करे थे। तो ये आर्टिकल 252 के अंदर ये डैम सेफ्टी बिल आपका इंट्रोड्यूस करा गया था, पर ये फाइनली लैप्स हो गया था आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द 15th लोकसभा। उसके बाद दोबारा से एफर्ट करा गया था, डैम सेफ्टी बिल 2018 था, वो भी लेकिन आपका लैप्स कर गया था। उसके बाद
इस बीच में काफी सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज ने भी इस पर रिकमेंडेशन दी थी, कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, फिर उनको रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करा गया एंड फाइनली आपका डैम सेफ्टी बिल 2019 आपका इंट्रोड्यूस करा गया था लोकसभा में जुलाई में, विच वॉज पास्ड इन अगस्त 2019। पर फिर भी कुछ कंसर्न्स रही थी, उनको कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए फाइनली राज्यसभा ने अब रिसेंटली पास करा है। तो बहुत ही ज्यादा लंबी जर्नी हो गई इस बिल की। तो ये इसकी ब्रीफ टाइमलाइन है, जिसमें मैंने बताया था क्या बैकग्राउंड था, किस कमेटी ने इनिशियली रिकमेंड करा था, किस स्टेट ने इंडिविजुअल लेवल पे अपना डैम सेफ्टी बिल पास करा और किस स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास करे और फिर आर्टिकल 252 के अंदर वो डैम सेफ्टी बिल आपका इंट्रोड्यूस करा गया था। अब मैं इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले बताता हूँ कि ये किन किन डैम्स पे एप्लीकेबल रहेगा, क्या नेशनल बॉडीज हैं, क्या स्टेट बॉडीज हैं, क्या पेनल्टी है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ और डैम सेफ्टी यूनिट्स के बारे में भी बताता हूँ। तो ये बिल की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता हूँ। The bill provides for the surveillance, inspection, operation and maintenance of all specified dams across the country. अब ये specified dams कौन से हैं? These are dams with height more than 15 meters. ये prelims के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपका। जो 15 मीटर से जिनकी हाइट ज्यादा है उन डैम्स को है। साथ में those dams of height between 10 meters to 15 meters with certain design and structural conditions such as reservoir capacity of at least 1 million cubic meter and length of top of the dam at least 500 मीटर। तो यानी कि साथ में यही है कि सारे डैम्स नहीं, यानी कि कुछ डैम्स ऐसे होंगे जिनकी 10 मीटर से हाइट कम है, यानी कि छोटे डैम्स होंगे, चेक डैम्स होंगे, उस पे एप्लीकेबल नहीं है ये, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट ऑल द डैम्स कवर्ड इन द कंट्री आर कवर्ड अंडर दिस, बट इट्स नॉट ट्रू। ओनली द स्पेसिफाइड डैम्स, और स्पेसिफाइड डैम्स के दो अंदर चीजें आती हैं, एक वो डैम्स जिनकी 15 मीटर से हाइट ऊपर है, दूसरा वो डैम्स जिनकी हाइट 10 से 15 मीटर के बीच में है, along with some conditions, structural conditions such as reservoir capacity of at least 1 million cubic meter and length of top of the dam at least 500 meters। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइट और उसकी कुछ कंडीशंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ डैम ओनर्स की, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगा कि डैम ओनर्स के, आपको लगेगा कि ये तो सारे गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी आपके गवर्नमेंट ओन्ड है, कुछ आपकी पीएसयूज ओन्ड है एंड कुछ प्राइवेट ओन्ड भी हैं आपके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं इंडिया में डैम्स का सिनेरियो बताऊंगा। तो व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ डैम ओनर्स? डैम ओनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ अ डैम। उनके फंक्शंस क्या है? Preparing an emergency action plan, carrying out risk assessment studies at specified regular intervals, and preparing a comprehensive dam safety evaluation through a panel of experts। तो ये इसकी बेसिक आपकी फंक्शंस हैं। तो डैम ओनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो डैम को ओन करता है, ठीक है। साथ में डैम ओनर्स, ठीक है, मस्ट प्रोवाइड अ डैम सेफ्टी यूनिट। अब डैम सेफ्टी यूनिट हर एक डैम के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। एक हो सकता है कि आपने किया कि स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत सारे डैम ओन करती है, तो दैट इज द ओनर इन दैट केस। पर फॉर ईच डैम दे मस्ट क्रिएट अ डैम सेफ्टी यूनिट एंड दिस यूनिट विल इंस्पेक्ट द डैम्स एट बिफोर एंड आफ्टर मॉनसून सेशन, यानी कि मॉनसून सेशन के स्टार्ट होने से पहले, मतलब स्टार्ट होने से पहले और स्टार्ट होने के बाद भी, मतलब उसके ओवर होने के बाद भी ये आपका इंस्पेक्ट करेगा। एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर एवरी अर्थक्वेक, यानी कि कोई भी आपकी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, जैसे आपकी अर्थक्वेक हो गई, फ्लड हो गई, यानी कि कोई भी आपका डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उसके बाद, ठीक है, मतलब उस दौरान भी और उसके बाद भी उसको डैम्स को इवेल्युएट करेगा बिफोर एंड आफ्टर द मॉनसून सेशन एज वेल एज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर। तो ये वहां पे आपका डैम सेफ्टी यूनिट आपका इंस्पेक्ट करेगा और वो अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद जो आपका डैम ओनर्स है वो आपका इमरजेंसी एक्शन प्लान आपका एक बनाएंगे, फिर रिस्क असेसमेंट करेंगे उसकी, तो ये आपका इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये डैम ओनर्स की ऑब्लिगेशन है, साथ में डैम सेफ्टी यूनिट के बारे में है। अब मैं बताता हूं कि नेशनल लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे ये क्या क्या बॉडीज बनाता है। नेशनल लेवल पे इट कॉन्स्टिट्यूट्स, द बिल प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2 बॉडीज। ऑलरेडी वैसे कुछ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, पर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए तो एडिशनल बॉडीज आपकी नेशनल लेवल पे बनाने की बात करता है। ये है, पहला हो गया नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और दूसरा है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, ये क्या करेगा? ये पॉलिसीज बनाएगा एंड इट विल रिकमेंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो पॉलिसीज बनाएगा
और डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए रिकमेंड करेगा, ये अपनी रेगुलेशंस बनाएगा, रिकमेंड करेगा। ठीक है, ये हो गया नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। दूसरा हो गया नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। दिस विल इसके क्या क्या फंक्शन होंगे? इट विल इंप्लीमेंट पॉलिसीज ऑफ द नेशनल कमेटी। जो पॉलिसीज ये बनाएगा, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी जो पॉलिसीज बनाएगा, जो स्टैंडर्ड्स रिकमेंड करेगा, उसको ये इंप्लीमेंट करेगा अथॉरिटी। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड इट विल ऑल्सो रिजॉल्व मैटर्स बिटवीन स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और बिटवीन एसडीएसओ एंड एनी अदर डैम ओनर इन दैट स्टेट। तो यानी कि आपकी जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उनको टेक्निकल असिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा। साथ में ये भी हो सकता है कि अगर दो एसडीएसओ के बीच में, इन डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, स्टेट लेवल में अगर कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा है, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और डैम ओनर के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ आपकी इश्यूज हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो उसको रिजॉल्व करेगा। तो ये पॉलिसी बनाएगा, ये इंप्लीमेंट करेगा, एंड साथ में टेक्निकल असिस्टेंस है। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज मोर लाइक अ लेजिस्लेटिव आर्म, दिस इज मोर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव आर्म। तो ये नेशनल लेवल पे ये दो बॉडीज हैं। अब स्टेट लेवल पे क्या है? इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स टू स्टेट बॉडीज, स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी एंड स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने आपको बताया था, इसमें नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, यहाँ पे स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, यहाँ पे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है। तो उसी के पैरेलल यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे। So these bodies will be responsible for the surveillance, inspection and monitoring the operation and maintenance of dams within their jurisdiction. तो इनका भी ऑल्दो पैरेलली वही है कि स्टेट लेवल पे अगर माइक्रो लेवल पे कुछ रेगुलेशन बनानी है तो ये स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी करेगा, फिर उसको जो इंप्लीमेंट करेगा स्टेट लेवल पे वो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो ये स्टेट लेवल पे बॉडीज हैं। और जो मैंने आपको फंक्शन बताया कि देयर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, ये तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है, बट जो स्पेसिफिक डिटेल्ड फंक्शन दिए हैं, बहुत लंबा बिल है, तो वो आपके इस बिल के शेड्यूल में, आपके शेड्यूल में आपके प्रोवाइड करे गए हैं। एंड दीज शेड्यूल्स कैन बी अमेंडेड बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब आप कहेंगे कि ये बताने की क्या जरूरत है, फंक्शन तो मैंने बता दिए, पर एक्चुअली बहुत इनफैक्ट क्रिटिकल पॉइंट है, इनफैक्ट एक ये कंटेंशियस इशू भी है, क्योंकि यही चीज है यहाँ पे कि जो फंक्शन तो इसके एक बिल के शेड्यूल में प्रोवाइड कर दिए, बट इसकी जो अमेंडमेंट है वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से हो सकती है। बाद में मैं क्रिटिसिज्म में अभी आपको यही बताऊंगा कि जो फंक्शंस हैं, मतलब नॉर्मल एक्ट्स में क्या होता है कि फंक्शन एक्ट्स में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और उसकी अमेंडमेंट अगर उस फंक्शन को हटाना होगा तो वो आपका पार्लियामेंट्री एक्शन उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वो लॉ के अंदर है। पर इसके जो फंक्शंस हैं यहाँ पे आपके शेड्यूल में डाल दिए गए हैं, और वो गवर्नमेंट यानी कि अपने लेवल पे भी मॉडिफाई कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो वो यानी कि एक स्टेट इंटरफेरेंस हो रही है कि जो शेड्यूल्स कैन बी अमेंडेड बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, इट शुड हैव बीन, क्रिटिक्स का ये व्यू है, इट शुड हैव बीन अमेंडमेंट बाय अ पार्लियामेंट्री एक्शन, यानी कि लेजिस्लेचर का होना चाहिए। तो यानी कि विदाउट डिबेट गवर्नमेंट अपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन पास करके इन फंक्शंस को अमेंड कर सकती है। तो ये क्रिटिसिज्म है, अभी मैं थोड़ी देर में दोबारा से इसको बताऊंगा। इनके फंक्शंस हो गए। अब पेनल्टी के बारे में बात करते हैं। सो एनीवन, अब इसमें दो टाइप की पेनल्टी होती है, मैक्सिमम फाइन तो है, साथ में मैक्सिमम आपकी 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 2 साल की। सो if anyone is obstructing a person in the discharge of his or her functions during the bill, or refusing to comply with the directions, may be imprisoned for 1 year, and in case due to negligence, if there is some loss of life, then the person may be imprisoned for 2 years. यानी कि 2 साल के लिए आपके भी जेल हो सकती है अगर वहां पे कुछ नेग्लिजेंस के चक्कर में आपके किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो उस कंटेक्स्ट में आपके वहां पे 2 साल की सजा हो सकती है। वरना तो नॉर्मली अगर ऐसा लगता है कि कोई किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसके काम करने से मना कर रहा है या फिर रोक रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यानी कि तब उसमें 1 साल की सजा हो सकती है। और वार्निंग सिस्टम है, देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर एन इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम टू एड्रेस द सेफ्टी कंसर्न्स ऑफ डाउनस्ट्रीम इनहैबिटेंट्स। तो वहां पे जो लोग यानी कि डैम के नीचे की तरफ वहां पे जो लोग रह रहे हैं, तो एक इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम के भी बारे में प्रोविजन है। तो ये इस बिल की फीचर्स हैं। अब मैं एनालिसिस पार्ट पे आता हूँ, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं एनालिसिस पार्ट पे आता हूँ, क्या कंसर्न्स है। अब मैं बताता हूँ कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, क्यों इस बिल की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, इसे लैंडमार्क बिल माना जाता है। तो
ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में डेटा प्रोवाइड करा गया था कि आफ्टर चाइना एंड यूएसए, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है अगले साल। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगले साल प्रीलिम्स पे डैम के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनेगा, तो हो सकता है ये आ जाए, ठीक है। एज ऑफ जून 2019 जब बिल फॉर्मुलेट करा गया था, तो अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज, इंडिया हैज मोर देन 5700 लार्ज डैम्स, विच ऑल्सो इंक्लूड्स डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन। कुछ होंगे लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे ऑलरेडी क्रिएट कर, मतलब 5700 से ज्यादा डैम्स इंडिया में, और उसके बावजूद इंडिया चाइना और यूएसए से पीछे है, और चाइना और यूएसए से तो इंडिया का लैंडमास भी थोड़ा कम है, तो इस नंबर पे है। नाउ ऑफ दीज, अब इसमें 5700 से जो ऊपर है, टू बी स्पेसिफिक 5745, ऑफ दीज 5675 लार्ज डैम्स आर ऑपरेटेड बाय स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट जो ऑपरेट करती है, 40 बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड 5 बाय प्राइवेट एजेंसीज। तो मैंने यही आपको बता रहा था कि डैम ओनर्स के केस में सारा ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी रन करती है, और साथ में प्राइवेट एजेंसीज भी रन करती हैं 5। तो इन केस अ क्वेश्चन कम्स दैट हु आर द डैम ओनर्स इन इंडिया, 1 आपका हो गया कि स्टेट एजेंसीज, सेकंड हो गया आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और थर्ड हो गया आपका प्राइवेट एजेंसीज। तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका हो गया। तो इस कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डैम है और थोड़े मल्टीपल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं आपके इसमें, ठीक है। अब इन डैम्स के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ दीज लार्ज डैम्स आर इन महाराष्ट्र, फिर उसके बाद फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये जो आपकी बेल्ट हो गई, आपकी वेस्टर्न एंड थोड़ी सेंट्रल बेल्ट हो गई, महाराष्ट्र गुजरात हो गई, महाराष्ट्र हो गई एंड मध्य प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे मेजर डैम्स है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डैम्स हैं आपके, लार्ज डैम्स की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में 80% ऑफ द डैम्स। अब लेकिन नीड क्या, पहली बात तो होगी कि डैम्स बहुत ज्यादा हैं, प्लेयर्स भी उसमें काफी इन्वॉल्व है, स्टेट्स है, सेंटर है, प्राइवेट सेक्टर के भी थोड़े से हैं, इतनी सारी स्टेट्स में। ये प्रीलिम्स के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। बट अकॉर्डिंग टू द बिल, जो मैंने बिल था उसका ओरिजिनल बिल टेक्स्ट भी मैंने एक्सेस करा था, सो 80% ऑफ द डैम्स इन इंडिया आर ऑलरेडी ओवर 25 years old एंड more than 200, to be specific 227 dams are there which are over 100 years old and are still functional. तो ऑल्दो इंडिया कहती है, बिल वालों ने भी, मतलब ये जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, वो ये कहती है कि इंडिया में स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस वहां पे हुई हुई है, ठीक है। अनवारंटेड डैम फेलियर्स एंड इशू ऑफ पुअर मेंटेनेंस, तो ये है। तो यानी कि 200 से ज्यादा डैम्स है जिनकी एज है आपकी 100 साल से ज्यादा, एंड कुछ डैम्स है जिनकी 80% of the dams in India are over 25 years old. So in this background, and कुछ issues भी हुए हैं डैम फेलियर्स के, in this background में, क्योंकि अगर डैम फेलियर हो गया तो उसके बाद होते ही कि पूरा डिजास्टर होगा, लोगों की डेथ होगी, वहां पे प्रॉपर्टी का लॉस होगा, एनवायरमेंट का लॉस होगा, स्पीशीज का लॉस होगा। तो इस केस में डैम सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए, क्योंकि अगर एक डैम का अगर होता है, अगर मूवीज में भी जैसे हम देखते हैं कि उस एरिया में बर्बादी हो जाएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा डैम्स है और इसको अभी तक इग्नोर करा जा रहा था। मतलब मैं खुद बहुत ज्यादा सरप्राइज था, मुझे लगा 500 डैम्स होंगे इंडिया में, पर लार्ज डैम्स में देखा जाए तो 5700 से ज्यादा डैम्स है। तो इस बैकग्राउंड में महाराष्ट्र में ही इनफैक्ट आप कहेंगे कि मैक्सिमम तो ऑलमोस्ट आपके 50% या 40% आपके डैम्स महाराष्ट्र में ही, लार्ज डैम्स में। तो इस बैकग्राउंड में इस बिल की रिक्वायरमेंट थी। ये तो मैंने बता दिया कि डैम्स है, इस वजह से रिक्वायरमेंट है। साथ में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी हल्का फुल्का स्ट्रक्चर है, जैसे आपकी होगी सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होगी अंडर द सेंट्रल वाटर कमीशन। ये इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। सो दिस प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू डैम ओनर्स एंड मेंटेन्स डेटा ऑन डैम्स। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी devises dam safety policies and regulation. Currently 18 states and 4 dam owning organization have their own dam safety organization, पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है अभी भी, ठीक है। So the data provided by the CWC, the CWC provides that each dam owner should carry out pre and post monsoon inspection every year। पर कैग की जो रिपोर्ट थी आपकी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मैंने लेक्चर पूरा कवर करा था ऑडिट दिवस के अंदर। ये मेरा यूट्यूब पे AQ बायस के चैनल पे लेक्चर अपलोडेड है। तो एज पर कैग रिपोर्ट ऑन फ्लड फोरकास्टिंग फ्रॉम 2008 to 2016,
ऑफ द 17 स्टेट स्टडीज ओनली 2 हैड कैरिड आउट सच इंस्पेक्शन। तो जो कहता है कि CWC कहता है कि डैम ओनर प्री एंड पोस्ट मॉनसून इंस्पेक्शन हर साल करे, पर कैग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 17 में से सिर्फ 2 स्टेट्स ने ऐसी आपकी इंस्पेक्शन करी है। तो इन स्पाइट ऑफ दैट जो भी आपकी डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, कमेटीज बनाई हुई है स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे भी कुछ बॉडीज है, किसी काम की ज्यादा है नहीं। तो बढ़िया है, आपके आलस करने के लिए है, तो ज्यादा उन्होंने कुछ काम करा नहीं है और कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में इंपॉर्टेंट है ये बिल। पर अब मैं बताता हूँ बिल के साथ इश्यूज क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि द बिल अप्लाइज टू ऑल द स्पेसिफाइड डैम्स इन द कंट्री। स्पेसिफाइड में मैंने आपको बताया था कि डैम्स विच हैव अ हाइट ऑफ मोर देन 15 and also dams along with some structural conditions between the height of 18 and 15 meter. So this includes dam built on both inter and intrastate river। ठीक है, पर साथ में यही है कि क्वेश्चन ये करा जाता है कि क्या पार्लियामेंट शुड हैव द जुरिस्डिक्शन टू फ्रेम अ लॉ ऑन इंट्रास्टेट रिवर डैम। ठीक है, कोई ऐसी रिवर जो छोटी रिवर है जो सिर्फ एक स्टेट में ही फ्लो कर रही है, उसकी ओरिजिन और एंड उसी पर्टिकुलर स्टेट में ही है, तो उस डैम पे क्या नेशनल लेवल पे आपको एक लॉ बनाना चाहिए, उन डैम्स को क्या नेशनल रेगुलेशन के अंदर लाना चाहिए, एक ये डिबेट इसमें आता है। ठीक है, एंड साथ में मैंने आपको ये बताया था फंक्शन ऑफ अथॉरिटीज में भी चेंज थ्रू नोटिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि इनके फंक्शंस मैंने स्पेसिफिकली बताया था, इन स्पाइट ऑफ गिविंग द फंक्शंस मैंने बताया था कि नेशनल और स्टेट लेवल की जो बॉडीज है इनका फंक्शन बिल के शेड्यूल में डाल दिया गया है, एक्ट के अंदर ज्यादा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इस शेड्यूल को जो अमेंड करा जाएगा वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से करा जाएगा। तो इसमें यही क्वेश्चन करा जा रहा है वहां पे कि जो फंक्शंस इनके जो हैं, जो कोर फंक्शंस है, हो सकता है कि गवर्नमेंट का अगर मन करे तो इन नेशनल और स्टेट बॉडीज के भी फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एक नोटिफिकेशन से आपकी चेंज कर सकती है। सो पार्लियामेंट में उसका डिबेट नहीं होगा। तो ये बहुत एक क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट है। इनफैक्ट जैसे आधार एक्ट हो गया 2016 का, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट हो गया 2019 का, उसमें भी काफी सारी बॉडीज क्रिएट करी गई हैं। सो द फंक्शंस ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज आर स्पेसिफाइड इन द एक्ट which cannot be curtailed except through the amendment act passed by the parliament। तो ऐसा सिनेरियो इन एक्ट में, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट है, आधार एक्ट है, जैसे इन केसेस में आपका है, उसी जैसे इनकी अगर कुछ भी रेगुलेटरी बॉडीज का फंक्शन है वो पार्लियामेंट ही आपका अमेंड करेगा। सिमिलरली ऐसा मैकेनिज्म इसमें भी होना चाहिए था, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर डैम सेफ्टी बिल के ऊपर, जिसको मैंने 3C अप्रोच में कवर करा है। आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक द लेक्चर, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। If you have any query, then please feel free to connect with us. This is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.